तो कल हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, ये चीज़ हो गया था कल। आज देखते हैं आर्टिकल 178, आर्टिकल 182, आर्टिकल 186, ये तीनों रिलेटेड हैं। बताइए आर्टिकल 178 में क्या चीज़ है? बताइए आर्टिकल 178 में क्या दिया गया है? विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। तो विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात की गई है। क्या चीज? विधान परिषद बाद में देखते हैं, अभी बताते हैं। आर्टिकल 178 में विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, ये बात कही गई है। विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानते होंगे। हमने कहा आर्टिकल आप लोगों ने एक पढ़ा होगा 93 आर्टिकल। 93 आर्टिकल के तहत लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात की गई थी। ऐसे ही विधानसभा में भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 178 के तहत। आर्टिकल 182 के तहत क्या है बताइए? आर्टिकल 182 में क्या दिया है? विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति की बात की गई है, ठीक है। ये पद की बात है, सभापति उपसभापति होंगे। आर्टिकल 182 के तहत, आर्टिकल 178 के तहत विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। जैसे कहा गया कि राज्यसभा में 89 आर्टिकल 89 आर्टिकल के तहत कहा गया था कि राज्यसभा में एक सभापति उपसभापति होगा, ठीक है। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो निर्धारित होते हैं कि उपराष्ट्रपति ही होंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, निश्चित होता है। लेकिन इसमें इन दोनों का चुनाव होता है विधान परिषद में। क्लियर है? हमने कहा आर्टिकल 186 में क्या है? इनके वेतन की बात की गई है। इनके वेतन भत्ते की बात की गई है। लोग विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते जो भी दिए हैं, तो वेतन किस अनुसूची में कहा गया है? वेतन किस अनुसूची में बताइए? पहले में भारत का राज्यों का संघ, दूसरे में बताइए, दूसरे में क्या है? वेतन भत्ते, और तीसरी शपथ। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते। तो उसी के आधार पर इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। जब तक कोई भी संसद विधि नहीं बनाती तब तक उसी वेतन के आधार पर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 186। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे थे? विधान परिषद, विधान परिषद नहीं समझ में आई, यही चीज है ना। कल जो हमने बताया था विधान परिषद के बारे में डिटेल से बताते हैं। देखिए, विधानसभा एक होता विधानसभा, एक होता विधान परिषद। आज फिर समझ लीजिए विधानसभा विधान परिषद क्या है। विधानसभा में अभी ये जो चुनाव हो रहा है, ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें से एमएलए बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? एमएलसी बनते हैं, ठीक है। इसमें चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष चाहिए, और इसमें आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है, या राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आयु, और लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो 25 वर्ष। यानी जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं वो लोकसभा के कहलाते हैं, उसमें कम से कम आयु 25 वर्ष। मुख्यमंत्री जो चुनाव होते हैं वो विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें भी कम से कम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा क्या उच्च सदन होता है? राज्यसभा उच्च सदन, तो विधान परिषद भी उच्च सदन होता है।
यहाँ लोकसभा निम्न सदन तो विधानसभा भी निम्न सदन होता है। जैसे केंद्र में चलता है वैसे राज्य में भी चलता है। विधान परिषद, ठीक है। अब इनका जो विधान परिषद की जो सीटें होती हैं ना, विधान परिषद की सीटें यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कैसे जाते हैं, यहाँ पर कैसे जाते हैं, तो वो हमने बताया था कि कहाँ से कितने लोग चुने जाते हैं, एमएलसी जो बनते हैं कैसे बनते हैं। 1/3 जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं ना, इसका 1/3 लोग जो इसके होते हैं ना, ये सदस्य कहते हैं कि इनको एमएलसी बनाया जाए, तो 1/3 लोग वो लोग बनते हैं जो विधानसभा चाहती है। इसमें जितने लोग होंगे, जितनी सीटें होंगी, मान के चलिए कि हमारे यूपी में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों का 1/3 निकालिए तो लगभग कितनी, 33 सदस्य तो ये विधान सभा के जो एमएलए यानी विधायक बनेंगे ना, विधायक भेजेंगे कि 33 लोग कौन होंगे, अपने अपने नाम देंगे कि ये बन जाए, ये बन जाए, वो चाहेंगे ये बन जाए हमारे आदमी, तो ऐसे कुल मिला के 33 व्यक्ति यहाँ पर पहुंच जाएंगे विधान परिषद में। क्लियर है। इसके बाद 1/3 लोग जो जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, हमने बताया, हमने कहा नगर पालिका होती है ना जगह जगह पर, तो नगर पालिका में चुनाव होता है, चुनाव क्या वोटिंग डलती है, तो यहां से चुने जाते हैं, 1/3 यहां से हो गए। फिर इसके बाद कितना होता है, 1/6, ठीक है। अब 1/6 होता कि 12 होता, 1/12 होता है, ये होता है ना रिजल्ट। 1/6 मिलकर 1/3 बन जाएगा, 1/3 हो गया एक पूरा रिजल्ट। 1/12 ये जो होते हैं प्राइमरी शिक्षक होते हैं ना, इन लोगों को भी एमएलसी बनने का चांस मिलता है। जो देखेंगे कि राजनीति में कूदना चाहते हैं तो भेज दिया जाता है, यहां से भी जाते हैं। 1/12 है। 1/12 कहाँ, स्नातक जो डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय से छात्र होते हैं ना, छात्र स्नातक कर चुके होते हैं, छात्र संघ चुनाव होता है ना, उन्हीं चुनाव में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि ये ठीक है, ठीक है, इनकी तो कम रहती है सर। क्या चीज तो कम रहती है, नहीं तो स्नातक 21 साल में हो जाती है, तो स्नातक हो गए ना 21 साल में, ठीक है। आप ये देखिए जो छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं ना, उनकी एज देखिए, डबल बीए करेंगे, डबल एमए करते हैं कि नहीं, हो सकता पीएचडी लगा देंगे कि पीएचडी कर रहे हैं, और इस प्रकार से 30 साल हो जाते। जब 30 साल हो जाएंगे तो इनको लिया जाएगा। तो छात्रों में जो होते हैं ना, अब वो पढ़ते रहते हैं, उनका कार्य है राजनीति में जाना, तो यहाँ से भी राजनीति में प्रवेश करते हैं। क्लियर है। तो 1/12 जो है छात्र जाते हैं। अब 1/6 जो इनके बाद कहते हैं, जो अपने संविधान में स्पष्ट लिखा है कि इतना होने के बाद जो शेष बचते हैं वो राज्यपाल भरते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 में से इनका टोटल घटा दीजिए तो आपका 1/6 बचेगा। तो 1/6 जो है वो राज्यपाल, सीधे सीधे आता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने लोगों को नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो सीधे कहिए कि 1/6 होते हैं। क्लियर है। और ये किन क्षेत्रों में, ये विशेषज्ञ होते हैं 5 क्षेत्रों में। हमने कहा राष्ट्रपति तो 4 क्षेत्रों में विशेषज्ञों को 12 लोगों को नियुक्त करते हैं। ये कुल संख्या का 1/6, 1/6 इसका काफी होता है। 1/3 33 होता, 33 का आधा कितना हुआ, 16 समथिंग। 16 लोग इसमें राज्यपाल का हाथ होता है भर्ती करने में। 100 में से 16 लोगों को तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन वो विशेषज्ञ होते हैं साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में। 4 हो गए, ये राष्ट्रपति भी इन 4 पे करते। 5वां एक इनका है सामाजिक आंदोलन जो होते हैं ना, क्रांतिकारी आंदोलन टाइप में, तो आंदोलन से रिलेटेड होते हैं, उनको लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया विधान परिषद, ये चीज है।
क्लियर है? ठीक है, विधानसभा वो तो पहले ही बता दिया था। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ये आर्टिकल हो गए क्या, ये 3 आर्टिकल हो गए, रिलेटेड थे। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल, आगे बढ़ेंगे 198 और आर्टिकल 199, 2 आर्टिकल एक साथ देखेंगे। इसमें क्या है बताइए? 198 आर्टिकल में किसी को पता है? ये प्रक्रिया की बात की गई है। हमने कहा क्या 109 आर्टिकल याद है? क्या 109 आर्टिकल याद है? 109 आर्टिकल में क्या था समझ लीजिए, याद करते जाइए। धन विधेयक की ही बात थी, प्रक्रिया ही थी। 109 में, यहाँ 198 में ये राज्य चल रहा, वो केंद्र चल रहा था। जब केंद्र की बात थी, लोकसभा की बात, तो लोकसभा राज्यसभा में धन विधेयक पारित किया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया कैसी होती है ये 109 में कहा गया। 198 में राज्य में कैसे धन विधेयक की प्रक्रिया चलती है वो ये बात कही गई है। हमने कहा धन विधेयक की प्रक्रिया ऐसी चलती है कि धन विधेयक है या नहीं है इसका फैसला कौन करते हैं? हमने कहा स्पीकर करते हैं। कौन से स्पीकर? यही तो स्पीकर है 178 आर्टिकल के तहत विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इसमें जो कहा गया यही निर्धारित करते हैं कि यह धन विधेयक है। अच्छा, जो विधानसभा होती है ना, ये पारित कर देती है, ठीक है, पारित कर देती है कि धन विधेयक है। जब ये बिल पारित हो जाता है तो विधान परिषद में जाता है। ध्यान दीजिए, धन विधेयक पहले विधानसभा से कहाँ जाता है? विधान परिषद में जाता है। और परिषद साइन करेगी कि नहीं करेगी बताइए? विधान परिषद साइन करेगी कि नहीं करेगी? धन विधेयक है यदि, हमने कहा 14 दिन के अंदर साइन करना पड़ेगा। 14 दिन के अंदर साइन करना पड़ेगा। और यदि नहीं करती विधान परिषद, यदि नहीं करती साइन, तो क्या होगा? अपने आप से पारित माना जाएगा कि उन्होंने कर दिया साइन। ठीक है, बस इतनी क्षमता होती है किसमें? विधान परिषद में। भाई करना हो तो कर दीजिए 14 दिन के अंदर, और नहीं कर रहे तो अपने आप पारित माना जाएगा। तो इससे अच्छा कि कर दिया जाए। जब 14 दिन में मान ही लेना है तो कर दिया जाए, क्यों फालतू का, ठीक है, रिस्क लिया जाए, टेंशन। और ठीक है, तो 14 दिन के अंदर पारित अपने आप मान लिया जाता है। अब विधान परिषद से जब पारित होके फिर वापसी आते हैं कहाँ? विधानसभा में, फिर राज्यपाल द्वारा साइन हो जाते हैं। इसी के साथ में धन विधेयक क्या हो गया? पारित हो गया। यदि कोई विवाद की स्थिति आती है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? जो विधानसभा अध्यक्ष कहेगा वही मान्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष जानते हैं ना, यही विधानसभा अध्यक्ष 178 आर्टिकल में जो कहा गया, ये कह देंगे कि धन विधेयक है तो धन विधेयक है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर है? तो ये बात कही गई है। धन विधेयक की प्रक्रिया ऐसी होती है। इसके बाद आर्टिकल 199 में क्या कहा गया? धन विधेयक की परिभाषा। तो जो अभी हमने बताया, देखिए क्या आर्टिकल 110 याद है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा थी और आर्टिकल 199 में भी धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा क्या है? जो करारोपण होता है, करारोपण की बात की जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो धन हम संचित निधि या आकस्मिक निधि में भारित होता है, जो धन, और उसको मान्यता दे देते हैं कौन? विधानसभा अध्यक्ष, तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही धन विधेयक की परिभाषा है। आर्टिकल 202 पे आ जाइए। आर्टिकल 202 में क्या है बताइए? 202 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण।
क्या ये पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? क्या 112 आर्टिकल हमने पढ़ा था क्या? 112 आर्टिकल में क्या था? वार्षिक वित्तीय विवरण, हमने कहा था बैलेंस शीट, क्या यही बताया था? बैलेंस शीट, तो हमने कहा यही है। 202 में भी वही चीज है, 112 में जो चीज है 202 में वही चीज है। हमने कहा 1 फरवरी को हमेशा बजट प्रस्तुत होता है, जिसको बजट नाम दिया गया है ना। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन मतलब उल्लेख है, उसी को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ध्यान दीजिए, ये 112 के तहत, आर्टिकल 112 के तहत पूरे भारत में होता है, पूरे भारत का वित्तीय विवरण होता है। अब वित्तीय विवरण का क्या मतलब? यानी हमारे संचित निधि, आकस्मिक निधि में कितना रुपए है और इसका कहां कहां कितना इस्तेमाल करना है, ये बात रखी जाती है साल भर के अंदर। अब ये बात आती है 202 के तहत, आर्टिकल 202 के तहत क्या है, ये राज्य सरकार के, कि राज्य सरकार का जो वित्तीय बजट है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण, किसमें कितना रुपए लगाना है, ये बजट राज्य सरकार। तो भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य है ना। तो 28 राज्य और जो केंद्र शासित में, जैसे आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली के साथ में पुदुचेरी हो गया, पांडुचेरी जो है, पांडुचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी हो गया। तो इनमें विधानसभा है कि नहीं? तो यहाँ पे जब विधानसभा है तो अध्यक्ष भी होंगे, और जब अध्यक्ष होंगे, ठीक है, तो इनका एक बजट भी बनता है। तो ये अपना अपना बजट प्रस्तुत करते रहते हैं, अलग अलग डेटों में करते रहते हैं, ये चीज है। तो जो राज्य अलग अलग करते हैं वो 202 आर्टिकल के तहत ये बजट की बात होती है। बात बजट की है, लेकिन शब्द का उल्लेख नहीं है। शब्द क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्लियर है बात? अगर कोई इसमें डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट हो। हमने कहा अगर डाउट नहीं है तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 213 पे आते हैं। आर्टिकल 213 पे महत्वपूर्ण आर्टिकल चल रहे हैं। हमने जितना हमें पढ़ाना था एक एक आर्टिकल पढ़ाए हैं, लेकिन यहां से हम वही आर्टिकल लेंगे जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं में से पूछे जाएंगे जो पूछे जाएंगे, और यह भी ठिकाना नहीं कि पूछे जाएंगे, वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बहुत बड़ी तैयारी करेंगे तब पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। यहां से नहीं आते हैं, हमने बताया ना। कभी रिजल्ट उठा के, कोई भी पेपर उठा के तो देखिए, ठीक है। फिर नहीं, अगर आपको ये लग रहा है कि छूट न जाए तो 395 आर्टिकल हैं, ठीक है, पूरे के पूरे याद करिए। तो पूरे याद करेंगे? आप बताइए, 395 आर्टिकल याद करेंगे क्या? हम कैसे कर भी सकता है? ठीक है, हम कहते हैं 40 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, 40 तक पहाड़ा नहीं याद करते हैं, ठीक है। काम चल जाता है। अच्छा, इसमें भी काम चलेगा, 3 का गुणा करते चलेगा ना, हम बता रहे हैं ना। जब कोई एग्जाम दीजिए अलग से आ जाए तो बताइए, डीपली पूछेगा 100 के अंदर पूछेगा, डीपली पूछेगा 100 के अंदर पूछता है, इसके बाद फुटकर जो महत्वपूर्ण है वही पूछा करता है। और बता दे, अगर डीपली याद करना तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो एक एक आर्टिकल याद होने चाहिए। यहीं से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे जो हो, यहाँ से तो आना है क्वेश्चन। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। 213 आर्टिकल में क्या है बताइए? 213 आर्टिकल में क्या है? अध्यादेश। किसका अध्यादेश? विधानमंडल में अध्यादेश पारित होता है क्या? अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं, ये राज्यपाल महोदय करते हैं। हमने कहा एक आगे बढ़ा दीजिए तो 143 1 2 3 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पढ़ाया था क्या? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत? 1 2 3 123 आर्टिकल के तहत। और हमने कहा कि ये देखिए, ये आगे पहुंचा देंगे 123,
और इसको 2 को आगे ले आए तो ये बन गया राज्य के लिए, राज्य विधानमंडल में। तो विधानमंडल में क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश तो जानते ही है क्या होता है, बता ही चुके थे, वही चीज है हूबहू, यानी आधा आदेश, नाम का आधा आदेश लेकिन पूरा आदेश होता है। ये ऐसे अध्यादेश जारी किए जाते हैं जब इनके सत्र समाप्त हो जाते हैं। तो अध्यादेश क्या है, हमने कहा कब जारी किया जाता है, जब कोई कानून की सख्त जरूरत होती है, और कानून की सख्त जरूरत होती है तो पारित तो होना चाहिए वो कानून विधानसभा विधान परिषद से। जहां विधान परिषद जिस राज्य में होगी तो विधान परिषद भी शामिल होगी, और नहीं तो विधानसभा और राज्यपाल द्वारा। अब पता चला कि जो ये कानून अधिनियम पारित होते हैं उस समय सत्र चला करते, सत्रों में हुआ करता है। अब सत्र अभी समाप्त हुआ और कानून की जरूरत हो गई तो तुरंत तो सत्र बुला नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या होता है, राज्यपाल एक एप्लीकेशन लिखते हैं, जो नियम कानून होता है उसका एप्लीकेशन, और साइन करके जो अधिनियम माना जाता है कि ये अधिनियम हमें पारित करना चाहिए, वो एक तरीके से अधिनियम बन जाता है। ठीक है, कितने दिन के लिए, तब तक के लिए जब तक अगला सत्र नहीं हो जाता है। तो ये ऐसा माना जाता है सत्र के 6 सप्ताह तक वो लागू रहेगा, 6 सप्ताह के लिए होता है लगभग लिमिट समय होता है, और इसके बाद क्या होता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर जरूरत पड़ी कि नहीं ये कानून जरूरी है, ऐसी स्थिति में फिर विधानसभा या विधान परिषद का जब सत्र होगा वो अपना साइन कर लेंगे, उसे पारित कर देंगे और वो कानून बन जाएगा। नहीं तब तक के लिए काम चलाने के लिए वो कानून बना दिया जाता है, और वो पूरी तरीके से एक जो विधानमंडल द्वारा पारित होता है उसी तरीके से वो प्रभावी होता है, जो राज्यपाल का अध्यादेश होता है। क्लियर है, इतनी सी बात है। ठीक है, अब आते हैं उच्च न्यायालय पे। टॉपिक आएगा उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 से स्टार्ट हो जाता है। बताइए 214 आर्टिकल में क्या है, क्या प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं। तो आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसी बात कही गई है 214 आर्टिकल में। क्लियर है बात? हमने कहा आर्टिकल 215 आर्टिकल में क्या कहा गया, क्लियर है? अभिलेख न्यायालय, जो उच्च न्यायालय होगा ना वो राज्य का क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, अच्छा, अभिलेख न्यायालय से याद आया कि अभिलेख न्यायालय पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बताइए सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा किस आर्टिकल के तहत? बताइए, पढ़ाया है 129 आर्टिकल के तहत 129 129 आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये कहा गया है। और वही चीज 215 आर्टिकल में कही गई कि हाई कोर्ट एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है। सेम वैसे चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अभिलेख न्यायालय क्या होता है, हमने कहा पत्थर की लकीर, अभिलेख जो लेके जाते थे ना, ईसा पूर्व अभिलेख जो है आज भी खुदाई पर मिलते हैं, तो वैसे के वैसे लिखे ऐसे जो निर्णय सुना दिए जाते हैं ना हाई कोर्ट के द्वारा। राज्य में हाई कोर्ट सबसे बड़ा माना जाता है ना, और वैसे सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का पूरा हो गया। तो हाई कोर्ट स्तर तक यानी राज्य स्तर तक हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, यानी एक बार अगर उसने फैसला सुना दिया तो वो मान्य होगा।
वो एक अलग बात है कि हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन ये अभिलेख न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों के लिए तो ये अभिलेख न्यायालय होता है। अगर कोई फैसला सुना देते हैं किसी के पक्ष में, इनके फैसले को जो वकील होते हैं अपने पास रखते हैं, छोटे छोटे वकील जो भी होते हैं, और यही फैसला जब वैसा केस आता है तो दिखा देते हैं कि ये फैसला इस वाद में ऐसा फैसला दिया गया था हाई कोर्ट द्वारा, वो मान्य होता है, वो एक तरीके से सबूत का काम करता है। क्लियर है? तो ये चीज़ है, अभिलेख न्यायालय एक बार सुना दिया फैसला वो अटल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ कही गई है यहाँ पर 215 आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल 216 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, तो इसमें गठन की बात की गई है आर्टिकल 216 के 216 आर्टिकल में कि उच्च न्यायालय का गठन होगा और गठन किया जाता है। ठीक है, तो गठन उच्च न्यायालय में कौन होते हैं बताइए? उच्च न्यायालय में क्या कौन होते हैं भाई? मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। हो गया गठन। इतनी सी बात कही गई है। कभी आप देखिए, पुस्तक उठाइए, संविधान की बुक लीजिए, तो फिर उसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 216 में, तो ये उच्च न्यायालय के गठन में कहा गया है कि जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। बस इतनी सी बात कही गई है और एक्स्ट्रा शब्द ही नहीं कहे गए। क्लियर है? ये बात है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, आर्टिकल बताइए 217 में क्या है? किसी को पता है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है बताइए? नियुक्ति कौन करता है? किसकी नियुक्ति? हमने कहा जो उच्च न्यायालय चल रहा है तो इनकी न्यायाधीश कौन होते हैं उच्च न्यायालय में? न्यायाधीश हमने कहा मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, यही तो होते हैं, इनके अलावा कोई नहीं। तो हमने कहा न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है, तो नियुक्ति कौन करते हैं बताइए? जो भारत वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है बताइए? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। नियुक्ति आपको ढूंढना है कि नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति नहीं करेंगे क्योंकि इनमें टैलेंट तो थोड़ा होना चाहिए। क्या चीज? मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल में बैठते हैं, हाँ। तो पढ़े लिखे होंगे तो हाँ, तो फिर ये जो इनकी नियुक्ति थोड़ा ना करेंगे नियुक्ति ही तो होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तो नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं ना। यहाँ भी राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं करते, राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति भी ही यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नियुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 219 में क्या है? ठीक है, इसमें शपथ की बात की गई है। शपथ कौन दिलाते हैं बताइए? बताइए, जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय में उनको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। और अन्य न्यायाधीशों को वो भी राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल दिलाते हैं शपथ तो राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इतनी बात दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें गलती होती है। नियुक्ति करते हैं, हाँ, मतलब न्यायाधीश होते हैं तो मतलब पढ़े लिखे काफी होंगे, तो ऐसे कैसे राष्ट्रपति मतलब कर देते हैं? एग्जाम कुछ होता होगा कि ऐसे ही वरिष्ठ होती ना, तो नहीं ये पहले कहीं काम करते होंगे। अरे यार, एडवोकेट की डिग्री तो पहले लेनी पड़ती है भाई मेरे। देखिए, आपको न्यायाधीश ऐसे नहीं बना दिया जाएगा, बताते हैं। न्यायाधीश ऐसे नहीं हाई कोर्ट में बना दिया जाएगा। आपको उनको वो ये देखते हैं कि जो उनसे नीचे के न्यायालय होते हैं ना, कम से कम आप 10 साल वहां पर रहे हों। ठीक है, 10 साल तक कम से कम आप, जैसे जिला न्यायालय होते हैं इनमें न्यायाधीश रहते हैं ना, या तो कह देते हैं कि एडवोकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 10 साल तक रहते तब ये माना जाता कि इनके पास एक्सपीरियंस हो गया और अनुभव हो जाता है, तो फिर यहाँ न्यायाधीश बनाया जाता है।
अभी जिला न्यायाधीश पढ़ेंगे तो जिला न्यायाधीशों के लिए कम से कम आयु माना जाता है कि कम से कम ये एक्सपीरियंस जो होना चाहिए 7 साल का माना जाता है। भी तो होता है इसका। बिल्कुल, बिना एग्जाम के तो ये बनेंगे नहीं पहली बार। एग्जाम होता है इनका। देखिए, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश का तो ये मुख्य न्यायाधीश का चुनाव वो तो होता नहीं है एग्जाम। न्यायाधीश आप बनेंगे, लेकिन किसके बनेंगे? आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट के बनाएंगे क्या? आपको जिला न्यायालय की नियुक्ति मिलेगी। पीसीएस जे निकालिए, एग्जाम होता है पीसीएस जे, ठीक है, जे फॉर जज, इसका होता है पीसीएस लेवल का। और यहां से आप बनेंगे जिला में न्यायाधीश। जब जिला में न्यायाधीश अगर आप 7 साल तक रहेंगे, पहले तो छोटे रहेंगे, फिर मुख्य जिला न्यायाधीश बन जाएंगे। 7 साल एक्सपीरियंस चाहिए। अभी 233 आर्टिकल पढ़ेंगे। 233 आर्टिकल में कहा गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या है? जिला के मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहां पर रहे हों, कार्य किया हो, तब बनाएंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जब ये न्यायाधीश जाते हैं ना हाई कोर्ट में, पहले ऐसे कार्य करते हैं अन्य न्यायाधीशों के रूप में। जब 10 साल कम से कम आप कार्य करेंगे ना, तो इसके बाद आपको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जब यहाँ पर आप 5 साल 10 साल इस हाई कोर्ट में, 5 साल उस हाई कोर्ट में, 2 हो गए हाई कोर्ट। जरूरी थोड़ा कि आप यूपी में ही रहेंगे, हाई कोर्ट में किसी भी राज्य में जा सकते हैं ना। तो जब 5-5 साल के 2 आपके कार्यकाल हो जाएंगे ना, फिर आपको भेजा जाएगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। ये चीजें होती हैं, तब तक एज हो जाती है। बड़े किस्मत वाले होते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सके। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैसे बनते? जो वरिष्ठ होते हैं ना, एक बन चुके, अब उसके बाद कोई वरिष्ठ होगा वो बनेगा, उसके बाद में जो होगा वो बनेगा, इस तरीके से बनते चले। बराबर एज की उसमें नहीं, बराबर एज की नहीं, नियुक्ति होती है ना, कभी किसी की हुई कभी किसी के। वहां पर कितना समय आप दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है ना, ठीक है, ज्वाइनिंग की बात है, वहां से लिया जाता है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके 65 वर्ष की आयु होते ही वो रिटायर हो जाते हैं, 65 वर्ष के बाद नहीं बन सकते हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी 62 वर्ष निर्धारित की गई है। क्लियर है? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 62 वर्ष हो गई तो रिटायरमेंट उन्हें दे देंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्लियर है बात? 219 आर्टिकल के तहत शपथ की बात की गई है। और न्यायाधीशों को शपथ कौन? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति, लेकिन शपथ राज्यपाल। और सीधे कहता है बताइए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हम तो ये कहेंगे कि राज्य में राज्यपाल रहते तो राज्यपाल करते और सीधे टिक लगाते हैं। और जिन्हें ज्ञान नहीं रहता तो वो सीधे क्या करते हैं? मुख्यमंत्री कर देते हैं। जिन्हें और ज्ञान नहीं होता तो मुख्यमंत्री टिक लगा देंगे। जिन्होंने पढ़ा है ना, बहुत पढ़ा है, हम हकीकत बता रहे हैं। अभी बहुत लोगों से अगर आप पूछ लेंगे जो पढ़ते हैं ना कि बताइए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो वो सीधे कहेंगे राज्य के हैं, हाई कोर्ट होता है तो इसकी नियुक्ति तो सीधे सीधे राज्यपाल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट वाले के राष्ट्रपति करते। सीधे दिमाग लगाते हैं ऐसा। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, ठीक है, लेकिन शपथ जो दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं। क्लियर है बात? हाँ बताइए, कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल बोलिए। 219 आर्टिकल हो गया। आर्टिकल बताइए 221 क्या है? ठीक है, इनके वेतन की बात की गई है। तो वेतन कहां पर संदर्भित है? वेतन आप सीधे अनुसूची 2 नंबर देखिए, उसमें प्रदर्शित है। 2 अनुसूची में पढ़ेंगे तो जितने भी आपके पदाधिकारी हैं मुख्य, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति तो सभापति के रूप में होते हैं वेतन उनका, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों के वेतन की बात यहाँ अनुसूची 2 में कही गई है। अगर
कभी जरूरत पड़ती है बढ़ाने की वेतन भत्ते, तो एक जो विधानमंडल होगी वो क्या बनाएगी विधानमंडल यानी संसद, वो क्या बनाएगी, एक कानून बनाएगी और कानून के तहत उनके वेतन में वृद्धि कर देगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया 221 आर्टिकल। इनको छुट्टी जैसे लेनी है और छुट्टी ले ली बीच में तो इनकी वेतन कट जाएगी। किनकी? नहीं छुट्टी मिलती है। कैसे? जैसे अवकाश लेना चाहे किसी कार्यक्रम में, यदि उस पर तो मिल जाती है। बिल्कुल, हर सरकारी नौकरी में अवकाश मिलता है, एक लिमिटेड दिया जाता है। ठीक है, कि आप इतने कौन कौन से अवकाश के भी प्रकार होते हैं। और वो सरकारी छुट्टियां हो गई। ठीक है, सीएल वगैरह जो भी है उनके अवकाश के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, छुट्टी तो ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, उस पर वेतन नहीं कटता है। अगर हाँ जो आपके पास दिए होते हैं कि साल भर में इतनी छुट्टी ले सकते, उसके अलावा लेंगे तो फिर तो वेतन कटेगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। आर्टिकल 226 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, दिमाग में बैठा लीजिए। जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 पढ़ा है क्या? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। क्या याद है 5 प्रकार की रिटें? वही रिटों की बात यहाँ 226 आर्टिकल में कहा गया कि 5 प्रकार की वो रिटें। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा मिलता है 6। हमसे किसी ने कहा कि इसमें हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। हमें डाउट हुआ, हमने कहा 6 प्रकार की रिटें ये कैसे है? तो हमने कहा 6वीं तो देखें, हाई कोर्ट में 6वीं कौन सी है। हमने फिर संविधान की बुक है उसको उठाया, देखा, फिर एक तो ऐसा कुछ नहीं उसमें दी है 6 प्रकार की, 5 प्रकार की ही रिटें उसमें दी हुई हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं? 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप लिख सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक ये पहली हो गई। दूसरी परमादेश, ठीक है। तीसरी अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। चौथी उत्प्रेषण, और 5वीं प्रतिषेध। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं हाई कोर्ट जारी करता है। सम्मन होता है ना, रिट वही चीज है, सम्मन जिसे कहते हैं, यानी सख्त आदेश होते हैं ये। और इनके 5 के बारे में हम पहले ही बता चुके कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता, परमादेश क्या होता, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। हमने कहा हैबियस कॉर्पस होता, क्यू वारंटो होता, सर्टियोररी होता है, ठीक है, प्रोहिबिशन होता है, ठीक है, क्यू वारंटो होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार की ये रिटें होती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 226 के तहत ये भी आपका समाप्त होता है और इस प्रकार से एक उच्च न्यायालय आपका खत्म होता है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है बस इतना ही पढ़ना है उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इतने आराम से इसे याद कर लीजिए, दोबारा से पढ़ाएंगे, फिर डिटेल से रिवीजन करा देंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिए, याद तो होगा ही होगा, कैसे नहीं याद होगा। ठीक है, एक बार नहीं, हम एक दिन में पूरी की पूरी संविधान पढ़ा सकते हैं, ये समझ लीजिए, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक दिन में पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। मात्र हमें 2 घंटे या 3 घंटे का समय चाहिए। 3 घंटे आप रोज पढ़िए संविधान, कब तक याद नहीं होगी। 3 दिन में पूरी का पूरा रिवीजन, फिर 3 दिन में, 15 दिन में तो ये लगेगा कि हमें संविधान पढ़ना ही नहीं है, पर्याप्त हो गया। और नहीं, आप कम कम पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, मन नहीं लगाएंगे ना, तो 4 साल अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 4 साल पढ़ना पड़ेगा। हम कह रहे 15 दिन में ख़त्म हो जाता है ये सब चीज़ें। अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर रिवीजन बस करना पड़ता है। कभी कभी भूलने लगते हैं ना, तो रिवीजन बस करना पड़ता है। एक बार देखते बस जाइए बीच बीच में कहीं कोई। ठीक, 6 कौन सी है? 6वीं निषेध, अब प्रतिषेध, क्या उसमें संशोधन हुआ है? संवैधानिक उपचारों का परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, हाँ, अधिकार प्रश्न और निषेध आदेश। निषेध आदेश लिख लीजिए। निषेध आदेश क्या ये संशोधन हुआ है?
क्या गूगल में सर्च कर रहे हैं? चलिए ठीक है। तो छठवां है निषेध आदेश, लिख लीजिए। इसे और देखेंगे, निश्चित संशोधन हुआ तभी ये छठवां हुआ है, लेकिन हमने बुक उठाया, अब बुक में 5 ही प्रकार की दिए थी। ठीक है, जो संविधान की बुक है, संविधान की स्पेशल बुक में 5 ही प्रकार की है। निषेध आदेश, चलिए ठीक है, और इसे क्लियर करेंगे जैसा भी ये निषेध आदेश अगर है ये छठवां, क्योंकि हमने बताया ना कि इसमें जो कन्फ्यूजन है, तो वो किसी ने हमसे कहा कि इसमें हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिटें जारी करता है, तो हमने कहा ऐसा हो सकता है भाई, देखना तो पड़ेगा, लेकिन बुक में है तो 5 ही प्रकार की दिए हैं। तो ये निश्चित है कि बाद में ऐड किया गया होगा, देखते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, आज देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आज के लिए यहीं पर समाप्त करें।